Yes, this is the lesson number 5 of class 8th History Part 1. Name of the chapter is When People Rebel 1857 and After. Here, chapter now we are going to start Policies and the People. In previous chapters already we have discussed, we have read that East India Company has made a lot of policies which has effect on different people, like on kings, queens, peasants, landlord, tribals, soldiers, all are affected in a different ways. Okay, so you have seen how people resist policies and actions, the policies and the actions done by the British company. These were very much harmful for the people, Indian peoples. Okay, it harmed their interest, and especially we can say that it is against their sentiments. So all the policies are effected step by step to the people of India. Okay, so we will start from here. First of all, how the Nawab lost their power, that we are going to read. Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had been their power erode. क्या हुआ, 18th सेंचुरी के मिड में नवाब्स और राजा जो हैं उनकी पावर जो है उनका एंड हो गया. ग्रेजुअली उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटी, ऑनर, सब कुछ उनका लॉस्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ रेजिडेंट्स जो थे उनको स्टेशंस अलॉट कर दिए और वो बहुत जगह पर उनको अपने रेजिडेंस दे दिए, जो कि कहाँ से आए थे, वो ब्रिटिशर्स से ही आए थे. उनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया, उनकी अपनी कोर्ट्स बना दी, यहाँ पर उनको अपॉइंट कर दिया गया. तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो रूलर्स फ्रीडम थी इट वाज स्टार्टेड रिड्यूस, वो रिड्यूस हो गई. ओके, अब क्या हुआ, उनको जो किंगडम में इनके ये था कि वो अपनी एक आर्म्ड फोर्सेस थी जो उनकी, उनको भी बैन कर दिया गया. क्यों? क्योंकि ये बोला गया कि जो, जैसे हमने पीछे लेसन में पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था उसमें, कि इनको ये बोल दिया गया कि जो ये आर्म फोर्सेस हैं इनकी अब इनको किंग्स को ज़रूरत नहीं है अपनी फ्रीडम, अपने शासन को चलाने के लिए. क्या करेंगी, ये जो हमारी कंपनी आई थी ये खुद अपने एक आर्म फोर्स तैयार करेगी और किंग्स को सारे को जो है सेफ्टी प्रदान करेगी, उनकी सुरक्षा के लिए वो खुद लेगी, और बदले में क्या होगा, उसके रेवेन्यूज़ देने होंगे. ठीक है, उनको मेंटेनेंस के लिए खर्चा देना होगा. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इससे क्या हुआ था, जो रूलर्स थे इनकी अपनी फ्रीडम ख़त्म हो गई थी. ठीक है, उनसे उनकी टेरिटरी ले ली गई, उनसे रेवेन्यू लिए गए. मैंने बहुत सारी ऐसी रूलिंग फैमिलीज थी अब जो नेगोशिएट करना चाहती थी कंपनी से. फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से थी. वो उसने कंपनी से नेगोशिएट करने की बात की, क्योंकि वो चाहती थी कि अब उनके पति की मृत्यु के बाद जो उनका अडॉप्टेड सन है, उनका किंगडम जो है वो सारा कुछ उसको मिल जाए, उसके बेटे को मिले जो अडॉप्टेड चाइल्ड है. लेकिन यहाँ पे हमने पहले एक पढ़ा था ना कि जो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ी थी हमने जो डलहौजी की, उसमें क्या था कि उनके जो नेचुरल सन है किसी किंग का, तो उसी को विरासत में उसकी संपत्ति आगे मिलेगी. उसकी लेगटिमेट है या नेचुरल सन है तभी उसको दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी. तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ है वो वहाँ पे होगी. इसीलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी बना दी तो रानी लक्ष्मीबाई उनके अगेंस्ट हो गई. अब जो पेशवा बाजीराव थे वो कौन थे? पेशवा बाजीराव जो थे वो अडॉप्टेड सन थे. नाना साहब जो थे किसके अडॉप्टेड सन थे? नाना साहब पेशवा बाजीराव के सेकंड के सन थे. ठीक है, तो अब उनसे भी ही भी गिवन his father's pension when the latter died.
However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. अब इन्होंने इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपनी पेंशन वगैरह जो आगे अपने पिता की उनको मिल रही थी, ये सारा कुछ कंपनी ने बंद कर दिया और इनको अपने अंडर लाने की कोशिश कर ली। अब अवध जो था, अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। 1801 में क्या हुआ, यहाँ पर एक सब्सिडरी अलाउंस लगाया गया अवध के लिए, जो हमने पहले पढ़ा। सब्सिडरी अलाउंस हमने आई थिंक पीछे पढ़ा था, 3rd लेसन में या 2nd लेसन में। तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए कि ये क्या होता है, फिर से पढ़ लेना एक बार, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें तब गवर्नर जनरल जो डलहौजी के थे, उसने क्या डिक्लेयर किया, उसने किया कि जो टेरिटरी है अवध की, वहाँ पर मिस गवर्नमेंट है, मतलब सही तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा। तो उसको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये किया कि वहाँ पर ब्रिटिश रूल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी अपने रूल बना लिए, ठीक है। तो मुग़ल सबसे पहले क्या किया इन्होंने, मुग़ल डायनेस्टी को एंड किया। क्या था कि वहाँ पर जो कॉइन्स होते थे उस टाइम के, कॉइन्स के ऊपर जो मुग़ल किंग्स थे ना, उनका नाम था। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको रिमूव करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, अब कंपनी ने 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या मतलब पहले तो उनके नाम रिमूव कर दिए, उनके कॉइन से जो नई करेंसी आने लगी, मुग़लों के नाम मिटा दिए गए। फिर 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद जो उनका परिवार रेड फोर्ट में रहता है दिल्ली में, उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा और दिल्ली में उनको रहने के लिए कोई जगह दे दी जाएगी, ठीक है। And Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death none of the descendants would be recognized as a king, कि ये सबसे लास्ट किंग होगा और इसके बाद किसी को किंग नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, अगर बुलाना है तो उनको प्रिंसेस बुलाया जाएगा, प्रिंस बुलाया जाएगा, ना कि उनको किंग बुलाया जाएगा। द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज, अब पहले नवाब्स का देखा, अब हम पढ़ेंगे पीजेंट्स एंड द सिपॉयज। अब जो पीजेंट्स हैं उनके साथ साथ क्या हुआ, फिर सिपॉयज के साथ क्या हुआ, तो ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे। इन द कंट्री साइड जो पीजेंट्स और जमींदार थे वो भी ब्रिटिश पॉलिसी से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत हाई टैक्सेस देने पड़ते थे, ठीक है। उनके लिए रेवेन्यू कलेक्शन के बहुत ज़्यादा कठोर रिजिड मेथड्स जो थे वो गवर्नमेंट ने बना रखे थे। अगर वो एक बार लोन ले लेते थे मनी लेंडर से, तो वो लोन नहीं वापस दे पाते थे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता था ना। तो इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता था। उनको अपनी लैंड का भी बहुत लॉस होता था। इसी तरह से जो इंडियन स्पाइज हैं उनको भी बहुत से कारण थे डिसकंटेंट के, कि हाँ वो क्यों नाराज़ थे अंग्रेज़ों से, क्योंकि वो खुश नहीं थे, ना ही अपनी सैलरी से, अपने लैंड्स, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी उनको भी। सम ऑफ न्यू रूल्स जो उनके लिए बने थे वॉयलेट देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीव्स, उनको भी उनके धर्म को, उनकी सेंसिटिविटी को ठेस पहुंचाते थे। यहाँ पर एक चीज़ और आई थी कि जब व्हेन इन 1824 द सिपॉयज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट, तो एक धारणा थी उन समय भारतीयों की कि अगर वो सी क्रॉस कर लेंगे तो उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, वो अपने धर्म के खिलाफ ऐसा करेंगे। तो जब बर्मा में जाके फाइट करने के लिए 1824 में बोला गया ब्रिटिशर्स ने, तो सिपाही ने मना कर दिया। यहाँ भारतीयों ने, उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, उन्होंने बोला कि हम सी रूट की में नहीं जाएंगे, सी रूट में जाके फाइट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लैंड रूट से चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन तब उनको पनिश किया गया, सिवियरली उनको पनिश किया गया ऐसे सिपॉइज को। और 1856 में एक नया रूल बना दिया गया कि जो भी एम्प्लॉई एज अ फोर्स आएगा तो उसे सी रूट ओवरसीज जाना ही पड़ेगा, और वो भी सी रूट के द्वारा, ना कि वो लैंड रूट के द्वारा जाएगा। तो इस तरह से सिपॉइज आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, की कंट्री साइड में जो क्या हो रहा था उसके लिए वो रिएक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उनकी फैमिलीज किसानों के गांव में रहती थी, ठीक है। तो सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉइज, अब उसमें द्वारा बहुत जल्दी सिपॉइज में आ गया। अब देखो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। अब जो सुधार लाएंगे उनके उनके लिए लोगों का रिस्पांस क्या था। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर सती प्रथा को, अंग्रेज़ों ने एक लॉ पास किया, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा को रोका गया। री मैरिज ऑफ विडो को
इनकरेज किया गया। इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने इम्पॉर्टेंट बना दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने इनको अलाउड कर दिया कि वो इंडिया में कहीं पर भी डोमेन कर सकती हैं लैंड को, कहीं पर भी अपनी प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस जो थे वो ज़बरदस्ती इंडियंस को क्रिश्चियन धर्म में चेंज करवा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी कोई भी ले सकते हैं। और ये बोला गया कि अगर कोई भी इंडियन जो है अगर वो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है तो उसकी जो इंचेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, जो उनकी इनहेरिट है प्रॉपर्टी इंचेस्टर्स की है, वो उनको वापस दे दी जाएगी। तो इस तरह से उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए भी रोका जा रहा था, फोर्सफुली मतलब बोला जा रहा था, कहा जा रहा था कि वो धर्म परिवर्तन करें। तो इससे क्या हुआ था, उनकी सोशल कस्टम्स जो थी इंडियन के सोशल कस्टम्स एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो सब कुछ वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। इस तरह से उनको इन चीज़ों के ऊपर जो था वो गुस्सा आने लगा। अब यहाँ पर है थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल। अब लोगों के सोच क्या थी उसमें देखो, यहाँ पर एक दिया गया था लिस्ट ऑफ द 84 रूल्स। ठीक है, यहाँ पर है एक ना बुक थी माझा प्रवास, किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु भट्ट गॉडसे के द्वारा। एक ब्राह्मण थे जो कौन से विलेज से? महाराष्ट्र के एक विलेज से थे। तो वो कहाँ एक यज्ञ में जा रहे थे, वो जो मथुरा में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। तो वहाँ की कहते कि जब वो वहाँ जा रहे थे तो उनको रास्ते में जाते हुए सिपाहियों ने रोक लिया था। तो सिपाहियों ने उनको बोला था कि आप इस रास्ते से ना जाइए, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 3 डेज, सिपाहियों ने उनको बोला था कि आफ्टर 3 डेज एक मैसिव अपहीवल, मतलब एक बहुत बड़ा उलट पुलट समय होने वाला है, बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट होने वाला है, इसलिए आप बचकर चले जाइए वापस, आप यहाँ से ना जाइए। तो इस तरह से एक घटना उनके साथ हुई थी। तो ये जो बाकी नीचे दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में आने के लिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम क्या है? विष्णु भट्ट गॉडसे के द्वारा लिखी गई है। कौन से विलेज से थे? एक ब्राह्मण थे। किस काम के लिए जा रहे थे? यज्ञ के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मथुरा में जा रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बाकी वो नीचे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो इसको। टर्न नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर है देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। एक अनदर अकाउंट था जिसकी मेमोर्स थी, जो कि मेमोर्स हैं जो है सूबेदार सीताराम पांडे, जिनको सीताराम पांडे के नाम से ही बुलाया जाता था। 1812 में वो एक सिपाही के रूप में बंगाल नेटिव आर्मी में आए थे। इन्होंने 48 ईयर्स तक इंग्लिश कंपनी में अपनी सर्विसेज दी थी और 1860 में जाके रिटायर्ड हो गए थे ये। ठीक है, इन्होंने जब रिवेलियन हुए थे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को सप्रेस किया था। यहाँ इनके अपने खुद के बेटे को भी विद्रोह के कारण, रिवेल के कारण इनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था। तो कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, जिन्होंने उनको बोला था कि आप अपनी मेमोरीज लिखो। ठीक है, सारी। तो इन्होंने अवधी भाषा में 1861 में ये लिखी थी और नॉरगेट ने इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बुक का नाम दिया था सिपाही, लेकिन जब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था नॉरगेट ने तो इसका नाम दे दिया था सिपाही टू सूबेदार। ठीक है, वैसे अगर हम देखें कि मेमोयर्स का क्या अर्थ होता है, मेमोयर्स का अर्थ होता है कि एक लाइफ एक्सपीरियंस, जिसे कोई इंसान अपनी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है जिसे एक बुक में नोट डाउन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि मेमोयर्स किसने लिखी? सूबेदार सीताराम पांडे ने। कहाँ से कहाँ तक कब रिक्रूट हुए? 1812 में। कितने साल जहाँ पर इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ काम किया? 48 ईयर्स तक। रिटायर्ड कब हुए? 1860 में। और कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? नॉरगेट। इन्होंने बुक का नाम सिपाही दिया था सीताराम पांडे ने, और नॉरगेट ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और इसका नाम दिया सिपाही टू सूबेदार। अब यहाँ पर हम इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म करते हैं, तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम सेकेंड वीडियो में। तब तक आप ये सुनिए और इसको अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू।